हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उससे पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम को भी डिस्कस कर लिया था। बेटा लीनियर मोमेंटम क्या था? लीनियर मोमेंटम था लीनियर मोमेंटम। बेटा क्या था लीनियर मोमेंटम? स्ट्रेंथ ऑफ मोशन। मोशन की कितनी स्ट्रेंथ है, कोई मास कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डिनोट करते थे पी वेक्टर से, क्या होता था? एम वी वेक्टर। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम था। और हम लोगों ने इसका कंजर्वेशन भी डिस्कस कर लिया था कि लीनियर मोमेंटम, या लिख सकते हैं हम टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके बराबर होगा? टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा बेटा, जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैंने कहा था कि एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं, इसी तरह ही आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना है। एग्जाम में आने के 100% चांस होते हैं बेटा इस टॉपिक के। क्या नाम बेटा टॉपिक का? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना, वो ही रियल लॉ है। मतलब हम लोगों ने बेटा फर्स्ट लॉ पढ़ा था। फर्स्ट लॉ क्या था? अगर बेटा किसी बॉडी पर फोर्स ना लगाई जाए तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। जब तक हम किसी बॉडी को नहीं छेड़ेंगे, उसे ना तो धक्का लगाएंगे ना ही उसे खींचेंगे, तो बॉडी बेटा रेस्ट में रहेगी। रेस्ट में रहने का मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो, वो जहां है वहीं रहेगी। अच्छा बेटा, एक्सेलरेशन को हम लोग एक और बात से जानते हैं, एक्सेलरेशन होता है डीवी बाय dt। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो डीवी बाय dt भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है और एक्सेलरेशन डीवी बाय dt होता है, तो डीवी बाय dt भी तो जीरो के बराबर होगा। और आप लोग को ये पता है कि डी बाय dt क्या होता है? चेंज। किसी के अंदर अगर चेंज जीरो है, किसी में चेंज जीरो का मतलब क्या है? कि वो चेंज नहीं हो रहा। चेंज नहीं हो रहा है मतलब वो कांस्टेंट है। किसमें चेंज जीरो है? वी में। वी में चेंज ना होने का कारण क्या हो सकता है? कि वी क्या है? कांस्टेंट। वी कांस्टेंट होने का मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। मतलब जिस वेलोसिटी से कोई चीज अगर चल रही है वो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगे। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। ठीक है, मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ आप लोगों को पता ही है। सेकंड लॉ हमारे पास क्या था? F इज इक्वल टू dp बाई dt, या F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp बाई dt बोल सकते हैं। और सारा सोल्व करने के बाद आप लोग को पता है F किसके बराबर आ गया था? मास इनटू में एक्सेलरेशन के। ये हम लोग कर चुके हैं। जिस बच्चे ने ये नहीं किया तो वो बेटा यूट्यूब पर जाकर या रिकॉर्डेड सेक्शन में जाकर तीनों लॉ के ऊपर वीडियो देख सकता है, उसके अंदर सारा कुछ दिया हुआ है। और थर्ड लॉ क्या था? थर्ड लॉ था बेटा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल तो होगा बट अपोजिट होगा, कि आप जितनी फोर्स किसी पर लगाओगे वो भी आपके ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है भाई, आप लोग अपना माइक और कैमरा बंद रखोगे बेटा। आप लोग अपना माइक और कैमरा बंद रखोगे। ये क्या, कौन बच्चा जिसका कैमरा ऑन है? जानवी। ठीक है भाई, तो थर्ड लॉ था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना वो ही रियल लॉ है। मतलब हम सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ को भी बना सकते हैं और सेकंड लॉ की हेल्प से ही थर्ड लॉ को भी बना सकते हैं। अगर हमने सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ को भी बना दिया और सेकंड लॉ की हेल्प से थर्ड लॉ को भी बना दिया, मतलब कि सेकंड लॉ क्या है, रियल लॉ है। उससे हम लोग दोनों लॉ बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले मैं कहता हूं फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। जो पहला न्यूटन का जो पहला नियम है वो सेकंड लॉ के अंदर ही है, मतलब उसी से हम लोग बना सकते हैं। कैसे करेंगे? फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? एफ इजिकल टू एम ए, एफ इजिकल टू एम ए। वेक्टर भी लगाना चाहते हो तो वेक्टर लगा सकते हो। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी जीरो, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर जीरो है, मतलब कि दैट इज एफ इक्वल टू जीरो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, एम ए किसके बराबर आ जाएगा? जीरो पे। एम ए किसके बराबर आ जाएगा बेटा? जीरो पे, क्योंकि एफ बराबर एम ए है और अगर एफ ही जीरो हुआ तो एम ए को भी जीरो होना पड़ेगा। बेटा दो टर्म्स की मल्टीप्लाई जीरो कब होती है? जब उनमें से एक टर्म जीरो हो। जैसे मैं कहूं कि क्वेश्चन मार्क इंटू 10 इज इक्वल टू जीरो है और मैं पूछूं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप कह दोगे जी 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आए? 10 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जीरो आएगा। अब इसी तरह से दो टर्म हमारे पास, एक एम है एक ए है। बेटा मास तो जीरो होगा नहीं, मास अगर जीरो हुआ तो मतलब वो टर्म ही नहीं है, फिर उसका एक्सेलरेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब मास तो जीरो नहीं है, जीरो कौन है? ए, दैट इज ए इज इक्वल टू जीरो। बन गया ना फर्स्ट लॉ? किससे बनाया? सेकंड लॉ से। फर्स्ट लॉ यही तो था, फोर्स जीरो हुआ तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, फोर्स जीरो हुआ तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी। दैट इज इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन अ बॉडी एट रेस्ट टेंस, टेंस मतलब कोशिश करेगा, टेंस टू, यहां लिख रहा हूं यहां से नोट कर लेना, टेंस टू रिमेन इन रेस्ट। और एक्सेलेरेशन जीरो का एक और मतलब क्या है, यहां से देख सकते हो आप लोग कि v कांस्टेंट होगा मतलब मोशन यूनिफॉर्म होगा और बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन टेंस टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ की हेल्प से हमने किसकी स्टेटमेंट को बना दिया? फर्स्ट लॉ की। मतलब कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के अंदर कंटेन्ड है, मतलब हम सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ को बना सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हो आगे, हेंस फर्स्ट लॉ पूरा लिख सकते हो अब, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। हमने प्रूव कर दिया। बड़ा आसान है बेटा, कुछ भी नहीं करना, बड़ा आसान टॉपिक है। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता है एफ इक्वल टू एम ए है।
अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हुई तो एफ अगर जीरो है तो बेटा एम ए जीरो होगा, एम ए जीरो है तो ए जीरो होगा। ए जीरो का मतलब क्या, बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे। और ये क्या है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। किसकी हेल्प से बना दिया बेटा, सेकंड लॉ की हेल्प से। मतलब कि सेकंड लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ के लिए तो रियल लॉ है। ठीक है, नोट करो फटाफट, फिर रब करता हूं। रिफ्लेक्शन के कारण अगर दिखाई नहीं दे रहा तो बेटा ये सेकंड लिखा हुआ है, ये न्यूटन्स। रब कर देता हूं बेटा इतना, फिर मैं जिसने स्क्रीनशॉट करना है फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। अब प्रूव कर देते हैं थर्ड लॉ को भी सेकंड लॉ की हेल्प से। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज ले ली, ए एंड बी, एंड लेट देम कोलाइड। ठीक है, सिस्टम की जगह से आप लिखना चाहो आप लिखो आइसोलेट सिस्टम। आइसोलेट सिस्टम का मतलब है बाहर से ना तो कोई फोर्स लगेगी, ना ही इसके ऊपर बाहर से कोई असर पड़ेगा। मतलब ये सिस्टम अपने आप अंदर अंदर का सिस्टम, जैसे एक रूम के अंदर, एक रूम के अंदर, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि हो रही है, बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अंदर रूम के अंदर दो हमारे पास कोई बॉल्स है बड़ी बड़ी, उनको हम लोग आपस में अगर हिट करवा रहे हैं तो बाहर से ही तूफान आ रहा हो तो उस तूफान का क्या उन बॉल के मोशन के ऊपर असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेट सिस्टम। एक सिस्टम मान लिया, आइसोलेट सिस्टम मान लिया, टू बॉडीज ए और बी का, और उनको सोच लिया कि दोनों एक दूसरे को दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही है। कोलाइड कर रही है तो हमने देखा था कंजर्वेशन के समय कि जब कोलाइड करती है तो ए बी पर भी फोर्स लगाएगी, बी ए पर भी फोर्स लगाएगी। ठीक है, सपोज एफ ए बी, ए पे फोर्स बी के कारण, ए पे फोर्स बी के, देखो एफ ए मतलब फोर्स तो ए की है, आगे बी आ गया मतलब बी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, एफ ए बी का मतलब है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। लेट एफ ए बी बी द फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल dt। ठीक है, क्योंकि कोलाइड करेंगे तो थोड़े समय के लिए कोलाइड करेंगे, फिर कोलाइड करके हट जाएंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा समय हमने मान लिया dt। अब एक बात देखिए बेटा, f क्या होता है, dp बाई dt। अगर मैं dt को ले जाऊं ऊपर तो f dt किसके बराबर आ जाएगा, dp। dp क्या है बेटा, dp है चेंज इन मोमेंटम, किसके बराबर आ रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो अगर मैं यहां बॉडी ए का चेंज इन मोमेंटम लिखना चाहूं तो बॉडी ए की फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ। बेटा सिंपल बात है, चेंज इन मोमेंटम किसी बॉडी का किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई में टाइम। अगर मैं ए के मोमेंटम में चेंज देखना चाहूं तो मुझे ए पे लगने वाली फोर्स देखनी पड़ेगी, लगा कौन रहा है बी, मतलब कि ए का चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आएगा, एफ ए बी डी टी। बस ये लिखना है हमने। देन चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए किसके बराबर आएगा, एफ ए बी डी टी। ये बात समझ चुके हो आप लोग यहां से। ठीक है, सिमिलरली सपोज एफ बी ए, फोर्स तो बी पे लग रही है ए के कारण, एफ बी मतलब बी के ऊपर फोर्स लगा कौन रहा है, ए, बी द
फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल dt। देखो बेटा, जितने समय के लिए उसने फोर्स लगाई उतने समय के लिए ये लगाएगा, dt तो सेम रहेगा। ठीक है, इसी तरह लिख देंगे देन चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, लीनियर मोमेंटम लिख लेना है, वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ बी ए डी टी। ठीक है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इंटू में टाइम। ठीक है, टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, टोटल चेंज इन मोमेंटम, छोड़ दो इस मोमेंटम को इसके साथ, एफ ए बी डी टी प्लस एफ बी ए डी टी इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम। अच्छा, टोटल चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, सेकंड लॉ अगर जिस बच्चे ने अच्छे से किया है तो चेंज इन मोमेंटम तो फोर्स के बराबर होता है। हम लोग क्या लिख देंगे, टोटल फोर्स। पर एक बात बताओ, जब सिस्टम आइसोलेट है, बाहर से फोर्स लगी नहीं रही सिस्टम के ऊपर, तो टोटल फोर्स किसके बराबर होगी, जीरो के। आप एक लाइन में और लिख सकते हो, एज द सिस्टम इज आइसोलेट हैंस टोटल फोर्स इक्वल टू जीरो, या डायरेक्ट करना चाहो तो जैसे मैंने कर दिया डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लो जिसको करना है, फिर मैं ऊपर से रब कर रहा हूं या मैं यहां लिख देता हूं। मतलब कि एफ ए बी डी टी प्लस एफ बी ए डी टी जीरो के बराबर आ गया। एक को उस तरफ ले जाओ, एफ ए बी डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए डी टी, है ना, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, एफ ए बी किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ एफ बी ए। मतलब ए पर जितनी फोर्स बी लगा रहा है, बी पे उतनी फोर्स ए बी लगा रहा है, मतलब कि एक्शन इक्वल तो है रिएक्शन के, बट अपोजिट भी है। ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ। किसकी हेल्प से सोल्व किया, न्यूटन के सेकंड लॉ की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास आता है ये हमने सेकंड लॉ की हेल्प से उठाया ना, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी से उठाया। तो सेकंड लॉ से हमने थर्ड लॉ को भी प्रूव कर दिया, सेकंड लॉ से हमने फर्स्ट लॉ को भी प्रूव कर दिया, हेंस सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। और ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ये अब भी तुम्हारे पेपर हुए तो उसके अंदर आएगा। समझ में आ गया तो बताओ भाई, एक बार फिर रिपीट करता हूं, वरना जिस बच्चे को भी नहीं समझ में आया वो खुलकर बता सकता है कि सर नहीं आया समझ, थोड़ा बता दो दोबारा। बोलो भाई समझ में आ गया तो वो भी बता दो। हाँ, एक ही बच्चे को समझ में आया है, कामना को समझ में आ गया भाई, कोमल को भी आ गया, वर्षा को भी आ गया, खुशबू को भी आ गया, जानवी को भी आ गया, मुस्कान को भी आ गया। भाई लड़कियों लड़कियों को समझ में आया, लड़के को नहीं आया, किसी को समझ। ठीक है भाई, चलते हैं फिर आगे। ठीक है, पवन को भी आ गया भाई समझ। तो ये था बेटा हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। जरूर करना बेटा, जरूर अच्छे से। एक बार वीडियो देखो, फिर दोबारा रिवाइज वीडियो देख लिया करो, फिर बेटा अपने आप लिख के देखा करो। जब तक आप अपने आप लिख कर नहीं करोगे किसी भी टॉपिक को, बेटा वो टॉपिक आपका कवर नहीं होगा, वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। खुद के हाथ से एक बार लिख के आपको देखना ही पड़ेगा। और जो बच्चा सोचता है कि मैंने पीछे का काम नहीं किया, वो एक बार बेटा पीछे का छोड़ दो,
जिस बच्चे ने आज से पहले तक कभी काम नहीं किया हुआ, तो वो ये सोच लो मेरा सिलेबस आज से ही शुरू हुआ है, उसने सेकंड क्लास से शुरू कर लेना पढ़ना। अब पीछे वाले के चक्कर में पड़े रहोगे, ना पीछे वाला होगा और ये आगे वाला भी आपका पीछे वाला ही बन जाएगा, क्योंकि आप तो पीछे वाला कर रहे होगे तो कर ही नहीं रहे होंगे, तो ये पीछे जाता रहेगा। तो पीछे का छोड़ दो, एक बार सेकंड क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दो, जिसने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, वो बच्चा इस टॉपिक को लिख लिख के देखे। चलो भाई, सेकंड लाइजर रियल ला करवा दिया। अब हम लोग करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंपल्स। देखो बेटा, एक छोटी सी बात है, कोई कांच की ग्लास की आइटम है, मान लीजिए ग्लास का कोई कंटेनर है, मैं उसे कुछ हाइट से नीचे फेंकता हूं तो वो जमीन पर गिरते ही टूट जाएगा। अगर मैं ग्लास की किसी आइटम को ऊपर से फेंकता हूं तो वो जमीन पे गिरेगा और टूट जाएगा। उसके अलावा मैं उस ग्लास के आइटम को एक मिट्टी के ढेर के ऊपर डालता हूं, क्या तब वो टूटेगा? आप कहोगे नहीं जी, जब जमीन पे लगेगा तो एकदम से लगेगा और टूट जाएगा, पर जब मिट्टी पे लगेगा तो उसको कुछ समय मिल जाएगा। ठीक है, जब वो एकदम से जमीन पर लगा उसे बोलते हैं इंपैक्ट ऑफ फोर्स। जितना ज्यादा इंपैक्ट ऑफ फोर्स होगा, फोर्स का जितना ज्यादा प्रभाव होगा, उतना ही ज्यादा इंपल्स होगा। मतलब कि एक बात तो हम लोग को समझ में आ गई कि इंपल्स क्या है। इट इज डिफाइंड एज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स। ये फोर्स का प्रभाव है, इंपैक्ट ऑफ फोर्स है। मैथमेटिकली किसके बराबर आएगा? मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स with time interval. It is denoted by capital I. Hence I किसके बराबर आ जाएगा? फोर्स इंटू में टाइम। ठीक है, इट्स SI यूनिट। फोर्स की क्या होती है बेटा? न्यूटन। टाइम की सेकंड, न्यूटन सेकंड। बस आराम से बना दी। अच्छा बेटा, फोर्स की जब हम तोड़ के लिखते हैं तो किलोग्राम मीटर सेकंड की -2 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं सर जी? किलोग्राम किसकी है? मास की। मीटर पर सेकंड इसके एक्सेलरेशन की। ये किसके बराबर है? फोर्स के। तो फोर्स की यूनिट क्या होनी चाहिए? किलोग्राम मीटर सेकंड की -2। इनटू में सेकंड हो रहा है, तो इंपल्स की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर सेकंड की -2। ठीक है, एक बात नोट कर रहे हो, यही सेम यूनिट किसकी थी? लीनियर मोमेंटम की भी थी। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द टू फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम SI यूनिट? ऑप्शन दे दिए, वर्क एंड फोर्स, दूसरा दे दिया इंपल्स एंड लीनियर मोमेंटम, थर्ड दे दिया इंपल्स एंड टाइम, और डी दे दिया लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स। तो साफ साफ दिख रही है। दिखेगी कब? जब तुम लोग करोगे चीजों को, वरना तो ये क्वेश्चन मुश्किल था तुम्हारे लिए। कैसे करोगे? वर्क की निकालोगे, फोर्स की निकालोगे, इंपल्स की निकालोगे, टाइम की चलो पता है, लीनियर मोमेंटम की, फोर्स की, मैच करके देखोगे, तब कहीं जाके क्वेश्चन होने वाला था ये।
और क्वेश्चन हो जाता बहुत बड़ा, आना था 1 नंबर में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें बेटा आप लोग का टाइम भी बचाएगा और आप लोग के नंबर भी बढ़ाएगा, क्योंकि जिस बच्चे को लीनियर मोमेंटम की याद है तो वो एकदम से कहेगा जी ये तो लीनियर मोमेंटम में देखा था मैंने, और उसको फिर वही बात याद रह जाएगी कि लीनियर मोमेंटम और इंपल्स की एसआई यूनिट सेम होती है। ठीक है, सीरियस और बना देते हैं। इंसीजियस सिस्टम, यूनिट ऑफ इंपल्स, न्यूटन की बेटाएं क्या होती है, डाइन, सेकंड की सेकंड ही रहेगी, और इस हिसाब से बनाए तो किलोग्राम की ग्राम, मीटर की सेंटीमीटर और सेकंड की माइनस। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला भी फिर तुम लोग को आता है। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, एम लिखोगे, एल लिखोगे, टी लिखोगे। एम मतलब मास, मास की यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम के पावर 1। एल मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर की पावर 1। टी मतलब टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड, सेकंड की पावर -1। बन गया बस। यही सेम डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, लीनियर मोमेंटम का, चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आते बेटा इसके एग्जाम्पल, जैसे तुम्हें इनर्शिया के एग्जाम्पल बताए थे। ठीक है, 2 या 3 एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद ने करने थे। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। मैं जिस दिन नोटबुक चेक करूं, कभी भी चेक कर सकता हूं किसी भी बच्चे की। ठीक है, तो उस दिन आप लोगों ने लिखे होने चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, देखिए कोई क्रिकेटर है, वो बॉल को कैच करते वक्त अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है ताकि फोर्स के इंपैक्ट को कम कर सके। ठीक है, जो रेलगाड़ी की बोगी होती है, जो 2 डब्बे होते हैं, उनके बीच में बफर से लगे होते हैं ताकि एकदम से ब्रेक लगे तो वो भिड़ ना जाए, वो ताकि वापिस बैक हो जाए। क्रोकरी आइटम्स होती है, जो आपकी मम्मी या आपकी दादी जी या घर में कोई भी जो पर्सन मार्केट में जाते हैं, तो वो अगर क्रोकरी का सामान लेकर आते हैं, तो जैसे मान लीजिए चाय पीने वाले कप है, तो उनको अखबार में लपेट के दिया जाता है। अगर सीधा ही लिफाफे में डाल के दे दिया जाएगा और हम बाइक पे आ रहे हैं या हम लोग पैदल आ रहे हैं, तो वो आपस में टकरा टकरा के टूट जाएंगे। ठीक है, तो उनको अखबार में लपेट के दिया जाता है। जैसे आप घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस या फिर कोई भी बड़ी चीज ले गया, तो जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर हो गया या एसी हो गया, तो उनके साथ थर्माकोल की प्रोटेक्शन लगी होती है, क्योंकि वो सामान बड़ी दूर से आता है। कई सामान तो ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं, तो वो फ्लाइट से भी आना पड़ेगा, ट्रेन से भी आना पड़ेगा, फिर शहर तक पहुंचने के लिए किसी साधन में भी आना पड़ेगा, तो उनके साथ थर्माकोल लगाया होता है साइड में, ताकि वो उसके ऊपर फोर्स का इंपैक्ट ज्यादा ना पड़े। तो फोर्स के इंपैक्ट को कम करने के लिए हम लोग इस तरह की चीजें यूज करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल बेटा आप लोग को बुक में मिल जाएंगे, आप लोगों ने ये एग्जाम्पल भी वहां से जरूर पढ़ लेने हैं। ठीक है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्पल, बेटा मस्ट है, जरूर करने बेटा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आप लोग के। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई द क्रॉकरी आइटम्स आर रैप्ड इन न्यूज़पेपर और एनी अदर पेपर। ठीक है, तो उसका जवाब उसी बच्चे को पता होगा जिसने एग्जाम्पल पढ़े होंगे। वो कहेगा ड्यू टू रिडक्शन ऑफ इंपल्स, इंपल्स को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, फॉर रिडक्शन ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द फोर्स, दैट इज इंपल्स, इंपल्स को रिड्यूस करने के लिए। तो वो चीजें तभी पता होगी बेटा आप लोगों को जब आप लोग एग्जाम्पल पढ़ोगे। जैसे कि व्हाई अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन बस स्टॉप सडनली। तो आपको पता होना चाहिए अगर बस मोशन में है तो पैर भी मोशन में, धड़ भी मोशन में है। जब बस एकदम से रुकेगी तो पैर रुक जाएंगे, धड़ चाहेगा मैं चलता रहूं, पैसेंजर आगे गिर जाएगा। ठीक है, तो जब तक एग्जाम्पल नहीं पढ़ोगे तो आंसर आएंगे कैसे आप लोगों को। ठीक है, और एग्जाम्पल कहाँ मिलेंगे आप लोगों को, बुक्स में। ठीक है, किसी बच्चे ने अगर बुक नहीं परचेज की हुई तो वो इंटरनेट पे सर्च कर सकता है। आजकल तो स्मार्टफोन है सभी के पास, तभी आप लोग लाइव क्लास लगा रहे हो। ठीक है, तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, एग्जाम्पल ऑफ इंपल्स। ढेर सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कोई एग्जाम्पल ना समझ में आए तो वो आप उसे डिस्कस भी कर सकते हो।
फिर भी अगर किसी बच्चे को ना मिले तो मुझे व्हाट्सअप करो कि सर एग्जाम्पल नहीं मिले, आप भेज दो, तो मैं उनको कोई पीडीएफ भेजूंगा या कोई पिक वगैरह भेजूंगा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे यूनिट्स ऑफ एस यूनिट्स ऑफ फोर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन उठता है। फोर्स के बेटा दो तरह के सिस्टम में यूनिट्स हम लोग मानते हैं। एक तो होगा एब्सोल्यूट सिस्टम और दूसरा होगा ग्रेविटेशनल सिस्टम। ठीक है, एब्सोल्यूट सिस्टम के अंदर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स वो होती है न्यूटन। ठीक है, और ग्रेविटेशनल सिस्टम के अंदर ऐसा यूनिट फोर्स वो होती है केजीएफ। वो फिल्म वाली केजीएफ नहीं, किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स मतलब 1 किलोग्राम की चीज को अर्थ कितना अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, क्योंकि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अब खींचने को क्या बोलते हैं? फोर्स। तो वो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? किलोग्राम फोर्स। कहां से आ रही है? ग्रेविटेशन से। किलोग्राम वेट भी लिखा होता है कई बुक्स के अंदर, तो किलोग्राम वेट भी लिख सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, 1 kgf 9.8 न्यूटन के बराबर होती है बेटा। ठीक है, सीजीएस सिस्टम के अंदर बेटा इसकी यूनिट सीजीएस में। ठीक है, वो होगी बेटा डाइन, नॉट डायन, डाइन। ठीक है, और यहां अगर हम लोग देखेंगे तो सीजीएस में होंगी इसकी, सीजीएस में ग्राम ग्राम फोर्स, ग्राम वेट भी बोल सकते हैं। तो ग्राम फोर्स किसके बराबर होगा? 980 डाइन के। ये भी याद रखने जरूरी है, आप लोग रिलेशन पूछ लेते हैं। अच्छा, न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है? न्यूटन डाइन में होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, तो ये थी कुछ टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन आज के। ठीक है भाई, हमारे एक या दो टॉपिक और रहेंगे इस चैप्टर के, इस पार्ट के, जो कि हमारे फ्राइडे वाला चैप्टर बेटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे को बेटा इस चैप्टर का टेस्ट दिया जाएगा। वो टेस्ट आप लोग का लाइव टेस्ट भी हो सकता है, सामने बिठाकर भी, या फिर जैसे कि मैं भेजता होता हूँ वो टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर रखो टेस्ट के लिए। ये जो आप लोग का रिकॉर्ड बन रहा है बेटा, इसी के आधार पर ही रिजल्ट भी तैयार करेंगे, और इसी के आधार पर ही आप लोगों को क्लास में भी पूछा जाएगा कि भी इतने कम मार्क्स कैसे और इतने ज्यादा मार्क्स है, तो उसको प्रेज भी किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि टेस्ट के अंदर कुछ बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था, मैंने ग्रुप में भी डाला था। वो स्कोर है अभी मेरे पास, मैं बताता हूँ। दीपांशु के बहुत अच्छे मार्क्स थे, उसके 22 मार्क्स है। फिर कंचन के बहुत अच्छे मार्क्स है, अनमोल के बहुत अच्छे मार्क्स है, मुस्कान के बहुत ही अच्छे मार्क्स है, 28 है। सोनम के, हरीश के, साहिल के, जानवी के, वर्षा के भी ठीक थे मार्क्स, श्वेता के भी ठीक थे। ठीक है, इसी तरह से बेटा पढ़ो। संदीप, सचिन, सबके लगभग 11th क्लास के अंदर सबके मार्क्स बहुत अच्छे थे टेस्ट के अंदर। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने स्टडी करना है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बाकी डिस्कस करेंगे फ्राइडे वाले लेक्चर के अंदर। फ्राइडे को सही 10 बजे इसी क्लास में मिलते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम तो बेटा अभी पूछ लो फटाफट, 5-7 मिनट हूं मैं अभी, पूछ लो। कुछ पूछना है तो, पीछे वाले में से कुछ पूछना है तो मैं करवा दूंगा अभी फटाफट, बोलो फटाफट। स्पीड के साथ। आज वाला समझ में आ गया तो वो बता दो फटाफट स्पीड से।
ठीक है भैया, आज वाला तो समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी को? नहीं है तो फिर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है बेटा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर देना। बेटा वीडियो को जरूर जरूर बेटा शेयर करो। बेटा वीडियो को आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो बेटा, वीडियो का लिंक। ठीक है, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, औरों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि फिर जब वहां पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे पढ़ा दिया करूंगा तुम लोगों को, डायरेक्ट वहीं से ऑनलाइन आ जाया करूंगा, लाइव आ जाया करूंगा। अभी 1000 होने में कुछ सब्सक्राइबर बाकी है, करवाओ बेटा सब्सक्राइब, किसी से भी करवा दो चल। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। हैव अ नाइस डे।